नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रतीक मलिक, वर्किंग एज पीआरटी इन गुवाहाटी रीजन और केवीडीडब्ल्यूए का एक सदस्य है। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट हमारे श्री उमाकांत त्रिपाठी जी, प्रेसिडेंट केवीडीडब्ल्यूए। आज इनसे हम जानेंगे कुछ एजेंडाज के बारे में और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे जो आप टीचर्स मुझसे पूछते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका आपके केवीडब्ल्यूए के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सर सबसे थैंक यू पहले तो प्रतीक जी, थैंक यू अ, प्रतीक जी। सर थैंक यू। सबसे पहले तो जो बार बार क्वेश्चन उठता है कि जब पहले से दो यूनियन थी तो ये तीसरी यूनियन लाने का क्या मोटिव है, क्यों, क्या ये केवल पॉलिटिक्स है या इस तरह का क्या रीजन, क्या है सर इस चीज का? कि आप भी पहले किसी और यूनियन में थे, तो क्या रहा, क्यों, क्या रीजन है कि आपने वो यूनियन छोड़ी और फिर एक नई यूनियन आप बना रहे हैं सर? प्रतीक जी, ईमानदारी से बताऊं, आ, जब वो यूनियन मैंने छोड़ी नहीं, वहाँ हमें हम लोग को निकाल दिया गया था। बहुत ओके ईमानदारी सर। से देखिए बता देगा, ठीक है। और वो उसका क्या था कि दो वहाँ पे दो फाड़ हो गया था और दोनों लोगों में अपना द्वंद था। उसमें हम किसी का साथ, हमें क्योंकि हमें सारी चीज़ें नहीं पता, हमने किसी का साथ नहीं दिया और हम पीछे हट गए। जहाँ तक तीसरी यूनियन बनाने का चीज़ है, तो हमारा मानना ये है कि हम ये मानते हैं कि जो है एसोसिएशन केंद्रीय विद्यालय में इस नॉट अ यूनियन, जैसे कि रेलवे या बैंक में होती है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में लगभग 45,000 शिक्षक साथी काम कर रहे हैं और ये ऑटोनोमस बॉडीज में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। एक ऐसा समय था जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शिक्षक लोग जो है अपनी नौकरियां छोड़ के केंद्रीय विद्यालय में आते थे, क्योंकि यहाँ पे कार्य करना एक गर्व की बात होती थी। लेकिन विगत वर्षों में जो हमें देखने को मिला कि पहले तो हम, हमारी सैलरी, हमारे जो है स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर, हमारा जो है एटमॉस्फेयर, दैट वाज फार अबव स्कूल, तो आप छोड़ दीजिए, कॉलेजेस से ऊपर था। लेकिन धीरे धीरे जो सुविधाएं और साथियों को और स्टेट्स में मिलने लगी और हमारी सुविधाएं जो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में विकट स्थिति पैदा हो गई है। आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज़ें दूसरों को मिल रही है, हमारे यहाँ ही जो एक कहावत है, आप कहेंगे कि एक देश दो विधान, दो संविधान है। यहाँ पे किसी को एमएससीपी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी को सीजीएचएस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को जो है आप ये बताए पेंशन मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। और तो और विकट 5 वर्षों में ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो रिक्रूट हुए हैं वो जिंदगी भर वो पहाड़ों में पड़े रहे, कुछ लोग हैं जो जोन में पड़े रहेंगे, कुछ लोग अपने घर में ही पड़े रहेंगे। इन सब चीजों का हमें लगा कि ये चीजों का हल हो सकता है और वो हल हम वहां पे नहीं कर पाए। और हमारे साथी हैं, उनको बहुत आशाएं थी कि हाँ, और उनकी मांग थी कि इन पे कार्य किया जाए और उनकी मांग को हमें लगता है कि वो सही है। उनकी आशाओं पे, उनके विचारों पे, उनके कहने पे ही एसोसिएशन बनाई गई। हाँ तो सर मैं अगर इस चीज़ को थोड़े से कुछ शब्दों में समराइज करूँ तो जैसे पिछले कुछ टाइम में तो हुआ ही, साथ ही अगर फिलहाल के कुछ ईयर्स में देखूँ तो जैसे कि जो हमारा बॉन्ड आया है या फिर जो ट्रांसफर, जोनल ट्रांसफर वाली चीज़ आई है, या फिर एक लोक सिस्टम आ गया कि बिल्कुल 3 साल बिल्कुल से बिल्कुल। पहले लोग नहीं करवा पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगता है कि पुरानी यूनियन एक तरह से विफल रही है उस चीज़ में कि जो रोक नहीं पाई, जो न्यू निश्चित टीचर्स तौर के पे साथ नहीं, नहीं इसमें करे? इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम विफल रहे हैं। वहां पे एसोसिएशन विफल रही है, निश्चित तौर ठीक है, तो सर अब हम थोड़ा सा एजेंडा पॉइंट, जो हमारे एजेंडा पॉइंट है तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नए साथियों को या जो पुराने साथी भी है उनको थोड़ा सा पता होने चाहिए सर। तो मैं वो थोड़ा सा अभी आपको दिखाऊंगा, अभी उनके ऊपर मैं एजेंडा पॉइंट्स ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा जो थर्ड एजेंडा है हमारा, जिसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन केवीएस एज पर कैडर रिक्वायरमेंट। सर इससे हम क्या समझते हैं, ये जी। है क्या सर, ये वाली जो चीज़ है ये इसके अंदर देखिए आफ्टर ऐसा इम्प्लीट? है हाँ कि जी सर। अब ठीक जी, आप ये समझिए कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी लिबर्टी दी जाती है। वो होती है कि लोकल वेरिएशन के हिसाब से, लोकल परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ पे स्टिफनेस अगर होगी तो
रिजल्ट नहीं आएगा। तो वहां पे अगर उसको लगता है तो वो थोड़ी फेरबदल कर सके, लेकिन उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा है। आपको बताएं, हमारे यहाँ वर्कलोड जो कैलकुलेट हुआ था, दैट वाज इन फोर्थ पे कमीशन, उसके हिसाब से ये है कि अगर 6 दिनों का हम कार्यकाल मान लें, तो उसमें एक पीजीटी को 33 पीरियड, टीजीटी को 36 पीरियड, और पीआरटी को 6 डेज का वर्क। अब क्योंकि 5 डेज होगा तो करस्पॉन्डिंगली 33 हो जाएगा, लेकिन अगर 6 डेज का तो 39 पीरियड, दैट इज द मैक्सिमम वर्कलोड ऑफ पीआरटी हैज टू बियर। लेकिन ये तो आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद अरेंजमेंट्स हैं। हर विद्यालय में 10 से 20% जो है वैकेंसी पोजीशन, जिसके कारण जो अरेंजमेंट है वो एक रूटीन बन गया है। क्यों? टीचर जो प्रिंसिपल जो है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करना नहीं चाहते, अगर करते भी हैं तो साल के कुछ महीनों में होता है। उसके बाद दूसरी समस्या जो हो रही है कि जो स्पेशली जो है टीचर जिनका उनको लगता है कि उनके साथ नहीं है या उनके ग्रुप में नहीं है, तो उनको जो है वो एग्जामिनेशन ड्यूटी में डालते हैं, बच्चों की ड्यूटी में डाल देते हैं, स्काउट एंड गाइड में कर देते हैं। यहाँ तक भी आप किसी तरीके से चल रहा था। आज क्या हो रहा है, विगत जो है 5-6 सालों में रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मेल आ जाती है, और वो मेल जो है प्रिंसिपल जो है टीचर को फॉरवर्ड करता है, और वो सारी की सारी मेल्स जो होती हैं वो मोस्ट अर्जेंट होती हैं। आप अपने परिवार में हैं, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, कुछ है, आपको डाटा उसी वक्त भर के भेजना है। ये इसके कारण क्या हुआ, शिक्षक शिक्षक न रह के एक क्लर्क बन गया है। तो हमारा मानना है कि ये जो ऑटोमेशन का जो उद्देश्य था कि जो है वर्क जो है कोई भी काम जो है वो स्ट्रक्चर्ड होगा, वर्कलोड कम होगा, वो कई गुना बढ़ गया है। तो इसलिए ऐसे स्पेशलाइज काम करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर केंद्रीय विद्यालय में अपॉइंट होनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षक का कार्य करने दिया जाए, और वो जो है 33, 36 और 39 6 दिनों का वर्कलोड वही रखा जाए। ओके सर, ये तो क्लियर हो गया। और ये सिक्स्थ पॉइंट है सर, जैसे कि कई जगह अगर देखा जाता है तो कह देते हैं कि सीजीएचएस है, कई जगह नहीं है। तो ये जो हमारे नए साथी है इसके अंदर भी कंफ्यूज रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या हम सीजीएस के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो किस तरह से आते हैं, या आपकी क्या मांग है सर इससे रिलेटेड। देखिए, ये हमारा टर्निंग पॉइंट था जब हम ये एसोसिएशन बना रहे थे। श्री एस के शर्मा जी ने और हमारी जो टीम है, इन्होंने अपने पैसे लगा के और अपने साथियों से हमने जो कंट्रीब्यूट करके हमने दिल्ली में एक केस किया था। वो केस जो था, आप लोग सारे चाहें तो वेबसाइट पे, केंद्रीय जस्ट कैट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसमें ये था कि हमने ये कहा कि भाई केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो कार्यरत शिक्षक साथी हैं और जो रिटायर्ड हैं, सबको, क्योंकि हम सीसीएस रूल से गवर्न होते हैं, तो हम सबको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब आपको ये बता दो, सीजीएचएस फैसिलिटी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ जो है हॉस्पिटल हर शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप किया है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई बीमार होता है, तो आप आज क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वो पहले वो क्या कहेंगे, आप सरकारी डॉक्टर के पास जाइए, वहां से दवाइयाँ वो लिखता है, या डॉक्टर कहेगा वहां नहीं दिखेगा, प्राइवेट में दिखो, उसकी एक अलग से फीस होती है जिसको कि आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। या अगर आप प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की हालात आपको हम सब में से छुपी नहीं हुई है, प्राइवेट में अगर हम जाते हैं तो उसका हमें खर्च नहीं मिलता। सीजीएचएस में क्या है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हैं, फोर्टिस है, अपोलो है, वेदांता है, इनमें आप जाइए, इलाज कराइए, जो उनका बिल है आप अपना आई कार्ड दिखाइए, जो है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। उसमें क्या है ना, आपको कोई बिल भरने का दिक्कत है ना और अगर आपने दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपके बिल भी हो गए तो बाबू ऐसे देखता है जैसे कि आपने चोरी कर ली। उसमें हम सीजीएचएस की इसलिए मांग करें कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है। हमारे परिवार भगवान न करे किसी को, लेकिन ये सच्चाई यही है कि हमारे साल में कम से कम 10% बीमारी पे खर्च हो जाता है। और अगर कहीं खुदा न खास्ता अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो और ज़्यादा, एक शिक्षक कहाँ से लाएगा? और अगर आपका सीजीएचएस फैसिलिटी है तो वह हॉस्पिटल में जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है, जो खर्चा है वो डिपार्टमेंट भर देता है, उसमें एम्प्लॉय का कोई लेना देना है। और सबसे बड़ी समस्या, और हम इसलिए क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है रीजनल ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ के अधिकारी है जिनको ज़्यादा हमारे से 4-4 गुना तनख्वाह मिल रही है, वो तो सीजीएचएस फैसिलिटी ले रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, ईटानगर में बैठे हुए हैं, तवांग में बैठे हुए हैं, लेह में बैठे हुए हैं, उनके परिवारों को ये फैसिलिटी नहीं है। ये कहाँ तक न्याय? हम शर्मा जी ने
हम लोगों ने मिलकर केस किया था दिल्ली के अंदर, उसमें यही मांग की गई थी। जब वो केस चला, जो केवीएस से उसके जवाब मांगा गया, हमारी ये दो बाकी एसोसिएशन है, इनके सामने जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आ गए, और इन लोगों ने उनके चालों में फंस गए। हम यहाँ केस लड़ रहे थे, ये जो है हेल्थ स्कीम के बीच पड़ गए। वहां पे रिटायर्ड के लिए जो है केस वो जीत गए, हम भी केस जीत गए। उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना था, क्योंकि वो एआई केवीटी के नाम पर था। एआई केवीटी ने कंटेम्प्ट डाला ही नहीं, वो समय चला गया इस तरीके से। और जैसे वो समय निकल गया, वो जो है हेल्थ स्कीम जो थी वो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ठंडे बस्ते में डाल दी, और इतना बड़ा अन्याय जो है शिक्षकों के साथ हो गया। वो जीता जिताया केस, जो कि आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि किया गया था, जजमेंट हमारे फेवर में था, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। रिटायर्ड टीचर्स के करा गए, लेकिन वर्किंग टीचर्स नहीं करा गए। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम जैसे ही रिकॉग्नाइज होते हैं, हम पहले जो कुछ काम करेंगे दो चार, उनमें हम ये सीजीएचएस का केस अपनी एसोसिएशन के नाम पे दोबारा प्रिंसिपल बेंच में डालेंगे, ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी, चाहे वो लेह में हो, चाहे तवांग में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे अंडमान निकोबार, सबको जो है इससे गवर्न किया जाए। आई होप सर, ये तो हमारा है ही। हम जरूर सर रिकॉग्नाइज तो जरूर होंगे सर, उस चीज़ में तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। बहुत सपोर्ट मिल रहा है बिल्कुल, सर आप ऑल लोगों की इंडिया से हमें। आशाएं हैं, निश्चित तौर पे। ठीक है सर, अब ये थोड़ा सा 13 पॉइंट पे देख लेते हैं जो नए हैं उनके लिए। तो मेनली है इसके अंदर जो ट्रांसफर गाइडलाइन है, इसमें जो 3 ईयर लॉक सिस्टम है सर, ये 3 ईयर लॉक सिस्टम है सर। ये पुरानी जो हमारी जो एसोसिएशन थी उनके होते हुए ये हो कैसे गया, जबकि 1 साल बाद ये कोई बंदा अब हार्ड स्टेशन चूज कर सकता था, उसके बाद में वो जा सकता था। तो ये किस तरह से रहा था सर? ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारी दोनों एसोसिएशन की विफलता है। ये लोगों, इनको अवार्ड चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, ये अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाने के चक्कर में हमारा सत्यानाश कर दिया। 2015 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है इन दोनों एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को बुलाया था। उसका लेटर हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे शेयर कर रखा है। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लिंक में जरूर उसको शेयर करें। उसमें इन दोनों एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स ने जाकर लिख के दिया कि नहीं जी, ऐसा है कि ये जोनल सिस्टम लाया जाए, जो है वो नॉर्थ की जाए, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि यहाँ देश के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में 4 तरह की ट्रांसफर पॉलिसीज हैं। जो लोग स्पेशल ड्राइव में है वो पूरी जिंदगी नॉर्थ ईस्ट में ही पड़े रहेंगे। जो जोन में है वो जोन से बाहर नहीं आ सकते। फिर जो 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं, पहले क्या होता था कि जो भी नया है चाहे कहीं भी है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हरियाणा का है और उसकी ट्रांसफर जो है पहली पोस्टिंग निश्चित तौर पे, नॉर्मली पहले भी यही होता था कि होम जो है स्टेट में नहीं मिलती थी, मान लीजिए उसका चेन्नई में ट्रांसफर हो गई, तो उसको ये ऑप्शन जरूर था कि वो ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर भी, 2 दिन के अंदर भी वो कोई हार्ड स्टेशन मांग सकता था, और वो हार्ड स्टेशन पूरे साल में कभी भी मांग सकता था। और जैसे ही वो हार्ड स्टेशन जाता था या वेरी हार्ड स्टेशन, तो हार्ड स्टेशन में 3 साल, वेरी हार्ड स्टेशन में 2 साल, जैसे वो काट लेता था वो अपने घर वापस आ जाता था। आज क्या है, एक बच्चा जो कि चेन्नई में अगर ट्रांसफर हो गई है हरियाणा का, पहले तो 3 साल तक फॉर्म ही नहीं भर सकता। दूसरा चीज क्या है, वो ट्रांसफर मांगेगा तो वो जोन के बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब लिटरली क्या होता है कि जिंदगी भर वो बच्चा जो चेन्नई में उसको पोस्टिंग दी गई है अपने घर आ ही नहीं सकता। ये कहाँ तक का न्याय है? ये हमें नहीं लगता। देयर इज आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का, जो लाइफ एंड लिबर्टी देता है। और जो स्पेशल ड्राइव है, नॉर्थ ईस्ट की ड्राइव्स हैं, और जो है जोनल ट्रांसफर, ये तीनों के तीनों आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। हम निश्चित तौर पे हम इस चीज़ को मानते हैं, और इसको हम ऑलरेडी आपको जैसा पता है कि हमने इसके लिए रिजेंटमेंट भी शो की थी। हमने जेसीएम में, हमें पता था कि जेसीएम में जाके फिर ये कुछ करेंगे, हमने इसीलिए जेसीएम को अपोज किया। जैसे ही ये जो मेंबरशिप ड्राइव पूरी होती है, हमारी एसोसिएशन रिकॉग्नाइज होती है, हम इसको अबॉलिश करने का जेसीएम में पुरजोर से मांग उठाएंगे। और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हम इसको कैट में लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन हम वादा करते हैं कि ये जोनल सिस्टम, ये जो आर्बिट्री जो है अलोकेशन है, इसको कैंसिल कराएंगे। एक और मजेदार की बात बताता हूं जो आप लोग को शायद नहीं पता होगी।
कुछ जो है महिलाएं थी, जो बड़े बड़े अफसरों की वाइफ थी, कुछ विशेष लोगों की थी। ये जोनल सिस्टम में ट्रांसफर हुए, अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन इनका विद इन महीने या 2 महीने में बीओजी से पास करा के ये वापस दिल्ली चले आए, वापस दिल्ली के आसपास चले आए। ऐसे ऐसे केवीज में कि एनुअल ट्रांसफर हो रहा है, उसके बीच में इनको स्पेशल ट्रांसफर करा दिया गया इस ग्राउंड पे, क्योंकि ये स्पाउस ग्राउंड है। भाई ये क्या तरीका है? किसी का अगर स्पाउस जो है सर्विस में नहीं है तो उसने कोई पाप तो नहीं कर दिया। जब हमारी गवर्नमेंट कहती है, जब हमारा देश कहता है कि हर आदमी जो है बराबर है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो पाप तो नहीं कर दिया है ना। आप उसको, आप जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो तो अपने साथ रह सकता है, आप ये पॉलिसी कर दीजिए कि हाँ उन दोनों का आसपास कहीं ट्रांसफर हो जाए। एज पर डीओपीटी हमारी मांग ये है कि जो डीओपीटी की गाइडलाइन है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए, और हर व्यक्ति को चांस मिले एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कि वो भी दूसरा जो एम्प्लॉई है उसी की तरह अपने घर पे आ सके, अपने परिवार का देखभाल कर सके, अपने जो है अपना जो भी सामाजिक दायित्व है उसको पूरा कर सके। इसके लिए हम लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। सर ये जो आपने स्पाउस की बात करी, स्पाउस और पीएच, सर थोड़े दिन पहले भी स्पाउस और पीएच की बात हुई थी, लेकिन उसके ट्रांसफर तो सर 1 साल से हुए नहीं है। तो ये स्पेशल कुछ अलग से बीओजी में पास करवा के कि कुछ जो स्पेशल लोग थे उनका केवल ट्रांसफर किया गया, आप जी ऐसा जी कुछ जी कह रहे जी हैं? जी 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 जी, ये 2017-18 मतलब में कि ये जो चीज हुआ, जो और वो जो लार्ज नॉर्मल स्केल में वाले थे हुआ। उनका तो हुआ नहीं है। जी जी जी, ओके सर, ये सत्रह ओके अठारह सर, में ओके हजारों सर, लोग का ऐसा ट्रांसफर हो गया। और बाद में अब जो है ओके। आप देखिए कि जो विकलांग लोग पहले क्या था, जो पीएच के अपॉइंटमेंट हुई थी उनमें कहा गया था कि एटलीस्ट जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको आप कम के घर के आसपास 100, 200, 400, 500 किलोमीटर के अंदर दीजिए। आज क्या पता चल रहा है कि एक विकलांग बच्चा, एक ऐसे ही जो है उसको परेशानी चल रही है, लड़की है या लड़का है, उसको आपने नॉर्थ ईस्ट में फेंक दिया है। वहां पे उसका परिवार, वहां ना उसकी वो लैंग्वेज जानता है, ना भाषा जानता है, ना कल्चर जानता है। स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको भी पता है कि ऐसी जगहों पे कैसा है, वहां पे उनको कितनी बिल्कुल सर। परेशानियां हो रही, और वो वहां पड़े हुए हैं। आप कम से कम इतना तो करिए कि उनको कम से कम एक लिमिट कर दीजिए कि हाँ, कि जो विकलांग व्यक्ति है उसको अब जो है उस स्टेट के बाहर मत कीजिए, 200-400 किलोमीटर का एक राइडर लगा दीजिए। जो कि गवर्नमेंट की, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हम कोई स्पेशल नहीं, हम वी आर सेइंग इज फॉलो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उनका राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो जो है डिसेबिलिटी एक्ट जो है, जो हमारे पार्लियामेंट ने पास किया, उसको आप फॉलो कीजिए। यही हमारी मांग है। ओके सर, तो नेक्स्ट एजेंडा के ऊपर चलते हैं। सर एजेंडा 17 है जैसे, जो प्रमोशन ऑफ पीजीटी, ये टीजीटी, मिसलेनियस टीचर एंड एचएम2 पोस्ट वीपी एंड प्रिंसिपल। तो सर इससे रिलेटेड ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा ये रिलेटेड टू ये आरआर आप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। सर ये क्या है, ये किस तरह की चेंजेस हम इसमें अगर मान लीजिए होती हैं, जब हमारी रिकॉग्नाइज तो होगी, तो हम इसमें किस तरह की मांगे उठा रहे हैं सर? आप देखिए बताएं, आपको अगर आप जो आरएसए रूल 1993 है और केवीएस आरएसए रूल 1995 है, जो कि म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल है केवीएस के अंदर। आरएसए रूल 1993 वो ये कहता है कि रिक्रूटमेंट रूल्स में सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस है जिसमें कि एसोसिएशन अपना व्यू दे सकती हैं, निटी ग्रिटी में हम नहीं दे सकते। लेकिन उसके ऊपर भी हमने बहुत कार्य किया, 2 सालों तक हमने काम किया, और हमने पूरा डिटेल, आपने भी देखा होगा, 10 पन्ने का एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कि पूरे हिस्ट्री में ऑफ केवीएस आज तक कभी नहीं गया। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यहाँ भी कि जो डीओपीटी की गाइडलाइन है वो क्या कहती है कि स्टैग्नेशन ऑफ जो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक पीआरटी आया है, तो ये ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी वो पीआरटी ही रह जाए। उसको कुछ सालों में, जो कि डीओपीटी की गाइडलाइन है, 3 साल, 6 साल, 8 साल, जो भी, उसके बाद उसको प्रमोशन का चांस मिले, पहली बार, और वो सभी को मिले। आज दो चीज के तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हमारे संगठन में हो रही है। एक, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ 50% जो है, जो भी इन सर्विस में जैसे हमारा पीआरटी है उनमें से प्रमोशन होती थी और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। आज ये चीज नहीं हो रही। आज क्या हो रहा है? एक, आज क्या जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल। हेलो सर, वॉइस ब्रेक हुई है, आपकी वॉइस ब्रेक हुई है थोड़ा सा।
शायद नेट इश्यू की वजह से। हेलो सर, आर यू देयर? सर का शायद कुछ इश्यू हो गया है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हाँ। 2009 का हाँ हो जी या सर। अभी 2020 का हो। हाँ, उसमें भी ये प्रोविजन है कि हम तो अब मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड कर रहे हैं। अब जब हम कह रहे हैं इंग्लिश हिंदी तक कंपलसरी नहीं होगा, तो ऐसे जिनका पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए जो बीटेक है और डब्ल्यूईटी है, तो उसको कंप्यूटर साइंस करने दीजिए। अगर जो कोई किसी ने बीएड किया हुआ है तो उसको प्रिंसिपल का फॉर्म भरने दीजिए, वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म भरने दीजिए। उसी तरीके से एचएम जो है, जो एनसीएफ है, वो ये कहता है कि दे विल, और आरटीई एक्ट कहता है कि 8 तक का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एचएम के पास होनी चाहिए। तो हम तो कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, जो प्रोविजन जो पार्लियामेंट के द्वारा पास एक्ट है उसको आप लागू कीजिए, और एक टाइम बाउंड जो है आप इसको करिए। कई सालों तक जो है एलडी के एग्जामिनेशन ही नहीं होते, फिर एकाएक हो जाते हैं। वो चीजें एलडी के एग्जामिनेशन टाइम पे हो, हर साल हो, ताकि हमारे जो शिक्षक साथी है उनको एक प्रमोशन का चांस मिले, स्टेग्नेशन ना हो, और सबको अपने आप को ग्रोथ करने का मौका मिले। सर जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल से पहले जरूर एलडी के एक बार एग्जाम हुआ, आप इस तरह की चीजें कह रहे हैं निश्चित कि तौर पे। पिछली जी, बार शायद 4 से 5 साल के एक साथ हुए थे जब भी करे गए थे बिल्कुल बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हर साल होते हैं, उसी तरह एलडी के एग्जाम भी हाँ, आप हर हर साल 2 साल कराइए। में। ठीक उससे है, क्या ठीक होगा, है। स्टैग्नेशन है, और जो टैलेंट है वो हमारी टैलेंट, हमारे पास हम्म। वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा टैलेंट है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि हमारे शिक्षक साथी जो है स्टेट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम। हमें इस चीज को मानना पड़ेगा, और जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम इस चीज को एड्रेस नहीं कर सकते। आज जो है लोग होंगे, 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड आपने डाल दिया, वो क्या हो रहा है, 2 लाख व्यक्ति ने कमाया नहीं और वो आपको देकर तो भी जा रहा है। जा रहा है इसका मतलब आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, और वो बॉन्ड से नहीं हो सकता है। ये बॉन्ड भी बहुत गलत चीज है, जिसको हम चाहेंगे कि इसको इमीडिएटली रिमूव किया जाए, और हम इसको रिमूव कराएंगे। हम एक ऐसा हम्म। इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जिसमें शिक्षक को खुद लगे कि हम तो मतलब कि कुल मिला के सर ये वाली चीज है कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड वाली जो सारी चीजें हैं, इसी के साथ में हमारी अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं कि प्रमोशन जो हो रहा है, मिसलेनियस टीचर को ऑप्शन ही नहीं है कि वो प्रमोट हो जाए, वो पीजीटी पे चला जाए, या वो हाँ इस तरह मेरा की बेटा सारी चीजें चला सिविल जाए। सेक्टर में नौकरी कर तो रहा इस है, ये चीज को वो खत्म फक्र करने महसूस। के लिए हमने ये शुरू किया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, अब हम सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा जो बोनस वाला है सर, ये क्या है सर? ये बोनस बोनस का क्या सिस्टम है सर? अगर देखिए, मैं बोनस 20 पॉइंट बोनस देखता जो हूँ। है आपको बताते हैं, हमारे यहाँ 1923 का ट्रेड एक्ट है, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लाया गया था। हमारे देश में बोनस दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, एक होता है नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में दिया जाता है, कि मान लीजिए अगर किसी यूनिट में पीएसयूज है या कोई इंडस्ट्री है, वहां पर जितना ज्यादा उत्पादन होगा उसका एक पार्ट जो है उसमें हक जो है एम्प्लॉय का भी होता है, तो इसलिए वो वहां पे दिया जाता है। ये जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, ये जो है इसका मतलब ये होता है, ये एक इंसेंटिव होता है, ताकि जो छोटे दर्जे के कर्मचारी हैं वो कम से कम त्योहारों में अपने परिवार में एक कुछ गिफ्ट ले पाए। और वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, पहले 3,500 के करीब करीब थी, अब 7,000 रुपए की थी। ये हर जगह हर डिपार्टमेंट में मिलती थी। एकाएक ये क्या हुआ है, 2018-19 में गवर्नमेंट ने ये कह के कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, इन्होंने ऑटोनोमस बॉडीज में बंद कर दिया, उसको इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। और हमारी ये दोनों की दोनों एसोसिएशन चुप बैठी रही, कोई एजिटेशन नहीं किया, खाका पूर्ति करती रहेगी। जबकि हमारे यहाँ तो कोई प्रोडक्टिव, आप बताइए, केंद्रीय विद्यालय संगठन
पिछले 10 सालों से नंबर 1 या नंबर 2 रहा है, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय। और इन बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आईएएस, आईपीएस, आईआईटी सब में हमारे बच्चे जा रहे हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट मानती है, पार्लियामेंट मानती है, लोग मानते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे आप उनको क्यों नहीं दे रहे? जब आपको एसी का डीसी का नाम बनाना है तो वो आप एक एक दिन में कर दे रहे हैं। जब आपको प्रिंसिपल को लैपटॉप 2-2 लाख रुपए के देने हैं तो वो आपका एकाएक हो जाता है। जब आपको 1500 रुपए प्रिंसिपल को, जबकि आपको सबको पता है कि आज 400 रुपए में अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग है, लेकिन 1500 रुपए की कॉल पर महीने प्रिंसिपल को आप देते हैं, तब आपको नहीं थे। जब आपको कॉन्फ्रेंसेस करने 5 स्टार होटल्स में, तब आपके पास फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ग्रुप डी, एक जो है पीआरटी, उसको 7,000 रुपए साल में मिल जा रहे थे, तो उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जा रही है। ये कहाँ तक न्याय है? ये चीज बंद होनी बिल, चाहिए। जो छोटे कर्मचारी हैं, जो बाबा राव साहब अंबेडकर के द्वारा दिया गया हक है, वो रिस्टोर होना चाहिए। और गांधी जी का जंतर भी यही कहता है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये देखिए कि उस कार्य करने से जो सबसे गरीब आदमी है, जो है सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर क्या असर होगा। तो जो हम बोनस, जो सबसे छोटे एम्प्लॉय थे, उनका हक है संगठन के अंदर। जब 4-4 लाख रुपए एसी डेसी जैसी इनकी तनख्वाहों को कम नहीं किया जा रहा, इनके फैसिलिटीज को कम नहीं किया जा रहा, तो बोनस को तुरंत का तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। और बिल्कुल हम सर। इसको इंश्योर बोनस। करेंगे कि बोनस को इसको बहाल किया जाए। ठीक है सर। और ये नेक्स्ट हमारा जो ये अर्न लीव है, जो हमारी ईएल होती है सर, इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं और किस तरह की चेंजेस आए हैं सर? हाँ, अब ईएल का क्या है, देखिए ईएल नॉर्मली है, ये सीसीएस लीव रूल से गवर्न होती हैं। वहां पे आपको भी पता है, हमारे यहाँ लीव का रूल थोड़ा सा अलग है कि हमारी छुट्टियां, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें छुट्टियां आप अपनी मर्जी से लेते हैं। हमारे यहाँ जो 70 दिन की छुट्टियां हैं वो बच्चों के वकेशन के हिसाब से होती हैं। उन वकेशन में भी क्या होता है कि कभी इन सर्विस कोर्स हो जाएगा, कभी वर्कशॉप हो जाएगा, कभी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, जो कि एक रेगुलर फिनोमिना बन गया है। उसमें जो साथी जो 2-2 हजार, 2,500 किलोमीटर अपने घर से दूर बैठे हुए हैं, वो उनको वही मौका होता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए अंडमान में है, वो हरियाणा का है, तो साल में वो 1 या 2 बार आ पाता है। और वो जब आने का है तब वो एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है। और अभी तक भी क्या था कि वो 3/5 मिलता था। अब गवर्नमेंट ने नया नियम निकाल के उसको 2/5 कर दिया है, जिससे कि हमारे शिक्षक साथियों को बहुत नुकसान हो रहा है। और ये हमारी मांग यही है कि या तो आप शिक्षकों को भी, अगर क्योंकि आपने हर ये तो एक्स्ट्रा क्लासेस वर्कशॉप ये करानी है, तो या तो आप हमें भी जो है नॉन वोकेशनल स्टाफ कर दीजिए, या फिर जो है आप ये 3/5 को अविलंब जो है रिस्टोर करिए, ताकि जो है शिक्षक साथी जो 2,500-3,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, वो कम से कम अपने परिवार के साथ मिल सके। वरना इससे हमारे शिक्षक साथियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको रिस्टोर किया जाए। प्रतीक जी, आप आवाज नहीं आ रही। सर, मैं यही कह रहा था कि जो जिस तरह से पहले पहले हुआ था कि जब हमारा केवल जैसे 10 दिन अगर हमने काम किया छुट्टियों में भी, तो हमें 6 दिन की छुट्टियां मिलती थी उसके बदले, ईएल बिल्कुल जिनको हम बिल्कुल कहते थे। बिल्कुल। अब हमें वो 4 दिन कर दी गई है, दो जो हमारी छुट्टियां थी वो भी एक्स्ट्रा काट ली गई हैं। तो आप इसी चीज के ऊपर काम करेंगे? बिल्कुल, और उसमें भी क्या है कि वो 10 दिन, अगर 10 दिन हम की जगह अगर 9 दिन काम करेंगे तो ईएल नहीं मिलेगी। तो ये जो 10 दिन हाँ का जी। बाउंडेशन है, ये खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज समस्या हम्म। क्या है कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, चाहे आप पूरे साल काम करते रहें तो भी ईएल नहीं मिलेगी। ये जो चीजें हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, क्योंकि हमें रिजल्ट देना होता है, और अगर आप शिक्षक साथियों अपनी मर्जी से तो ड्यूटी लगती नहीं, तो आपको ये बाउंडेशन जो है आप इनको हटाइए। अगर वर्कशॉप पे आप भेजते हैं या ट्रेनिंग पे भेजते हैं या आप क्लास लगाते हैं शिक्षक की, तो वो शिक्षक जो है वो इंस्टीट्यूशन के हित में कार्य कर रहा है, तो उसकी उसको 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 अवार्ड मिलना चाहिए, ना कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बात तो है ही सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत स्काउट एंड गाइड। जब से मैंने केवीएस ज्वाइन किया है, केवीबी संगठन में आके सबसे ज्यादा जो नाम सुना है, खासकर गुवाहाटी रीजन में, भारत स्काउट एंड गाइड का ज्यादा रहता है।
तो सर इससे रिलेटेड कुछ बताइए कि जैसे आपने लिखा भी हुआ है कि वॉलेंट्री मूवमेंट है लेकिन टीचर्स के लिए वॉलेंट्री नहीं है, तो ये किस तरह का क्या चीजें हैं सर इसके अंदर? प्रतीक जी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्टूडेंट रहा हूं। तो हमारे समय में तो केंद्रीय जो है, जो ये स्काउट एंड गाइड होता था, ये एक वॉलेंट्री चीज थी और सब कोई खुशी खुशी इसमें पार्ट करता था, और लोगों में अपने क्रेज होता था कि हम इसमें पार्ट करें। आज क्या हो रहा है कि ये आतंक का पर्याय बन गया है। प्रिंसिपल जो है या जो स्काउट एंड गाइड के जो इंचार्ज हैं, वो क्या करते हैं, जिससे उनकी नहीं बढ़ती या जिनको उनको परेशान करना होता है, उनका नाम वो बिना पूछे भेज देते हैं। कई बार तो क्या होता है, ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, या किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना किसी कोई कंसेंट लिए ये नाम जो है धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं, और कंपलसरी भेजे जा रहे हैं, जिसका जो है नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। हम कह रहे हैं, आपके पास एक बगीचा होता है, जिसे जिस तरीके से उसमें हर तरीके के फूल होने चाहिए, उसी तरीके से हम मानते हैं कि हाँ, स्काउट एंड गाइड इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन हाँ, वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, इस पे हमें एतराज है। आप टीचर को ऑप्शन दीजिए। हो सकता है कि कोई स्काउट एंड गाइड में अच्छा हो, वो उसमें वॉलंटियर करे, कोई एनसीसी में जाना चाहता हो, कोई सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की सेवा करना चाहता हो, कोई एनजीओ ज्वाइन करना चाहता हो, कोई हो सकता है कोई अपनी हॉबी को क्रिएट करना में पार्टिसिपेट करना चाहता हो। तो अल्टीमेटली अगर ऐसी चीजें हैं तो उसका फायदा तो शिक्षक बच्चे को ही होगा। तो आप शिक्षक को एक चीज कंपलसरी न करके उसको और ये चीज शिक्षक पे छोड़ दीजिए कि वो उसका जहां इंटरेस्ट हो उसमें एक में वो भाग ले ले, और वो ऑप्शन टीचर का होना चाहिए, न कि ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो आतंक है कि ये कब जो है आप टेरराइज कर जो है कर दे रहे हैं टीचर को, वो खत्म होना चाहिए। और जो छोटे, जिनके बच्चे छोटे हैं या मेडिकली अनफिट हैं या 50 साल से ऊपर हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे स्काउट एंड गाइड में से मूवमेंट से में भाग लेने के लिए बाउंड नहीं किया जाए, उनको कंपेल न किया जाए। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे जो मुद्दे थे उन पे बात की हमसे, और कुछ कुछ चीजें जो नए साथियों को शायद हमारे को नहीं पता, और काफी सारे ऐसे अध्यापक हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, और वो बस अगर कुछ चीजें चल रही हैं तो उसी को बस फॉलो कर रहे हैं। तो उसको एक आई होप कि जब हमारी एसोसिएशन रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो उसके बाद में इन सारी चीज़ों को तोड़ा जाएगा, जो ये एक चेंज चल रही है उसको हम तोड़ेंगे सर। तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला, और आई होप फ्यूचर में भी हम इसी तरह की वीडियोस करते रहेंगे प्रतीक और जी, अलग अलग थैंक मुद्दों यू। पर बात करते रहेंगे सर। और बाकी जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो मैं बाकी सारी चीज़ें लिंक में डाल दूंगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर हमसे कमेंट्स में पूछिए। अगले सेशन में मैं कोशिश ये करूंगा कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को एक जगह नोट डाउन करके, अभी तो हमने अपने एजेंडाज हमने आपसे बात की हैं, अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम सर से बात करेंगे। तो धन्यवाद, और सर आपका भी धन्यवाद। प्रतीक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, शिक्षकों को हमारी बात पहुंचाने का एक आप जरिया बने, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और मैं सारे अपने शिक्षक साथी जो स्पेशली दूर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये जो सीबीएसई की ड्यूटी लग जाए, मैं उस वक्त भी कहा था कि अभी तो समय, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, इसलिए कहते हैं अभी लड़ाई बाकी है, भरोसा रखिए ईश्वर पे। अदरवाइज इन दोनों एसोसिएशन ने तो लिख के दे दिया था कि ना जी, कोई छुट्टियों में कोई चेंज ना करिए। और आप सोचिए कि अगर सीबीएसई की ड्यूटी होती और आपको जो है नहीं घर जाने दिया, कितनी विकट परिस्थिति होती। तो आप लोगों को बिल्कुल ये सर, ये चीज़ सीबीएसई तो का, सही। हाँ, ये 10th और 12th की ड्यूटी, जो 10th का कैंसिल हो गया, 12th का पोस्टपोन हो गया, तो आप लोग अगर जो है छुट्टियों में अपने परिवार के साथ मिलेंगे और अच्छे रिफ्रेश होके आएंगे। और क्योंकि अधिकतर साथी जो है साल 1.5 साल से कोरोना के कारण अपने अपने जगह फंसे हुए हैं। आप लोगों आपका दिन शुभ हो, आप अपने परिवार के साथ समय बिता पाएं, आप लोगों के लिए ये जो नया साल है हिंदू संवत अच्छा हो, यही शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग ने सभी को चांस दिया, हमें एक बार मौका दीजिए। अगर हम नहीं कर पाए, हम पुनः कहते हैं कि हम अगली बार आपसे वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ, आपको हम जो वादा कर रहे हैं कि आपकी परेशानियां जो हैं उसको बढ़ने नहीं देंगे, और आपको एक सम्मान पूर्वक, एक शांत और एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर केंद्रीय विद्यालय संगठन में जरूर देंगे। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।